नमस्कार मित्रों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नावली या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो पिछले जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनसे ही निकाल करके, छांट करके या चुन करके मैंने इस वीडियो में डाले हैं। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आए तो लाइक करते हुए चलेंगे, शेयर करते हुए चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जैसे कि डिमांड आ रही थी कि सर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, परीक्षा नज़दीक आ गई है यूपी पुलिस की, तो कुछ एक दो वीडियो ऐसे बना दो जिसमें प्रश्न उत्तर हो सकें, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें समझ में आ सके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? प्रश्न नंबर 1 आ चुका है आपके सामने, और ये यूपी पीसीएस प्री 2012 में जो परीक्षा हुई थी, यूपी पीसीएस प्री 2012 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। अब अगर आप लोगों ने ये वर्णमाला का टॉपिक इस वीडियो से अगर ध्यान से देखा हो, इस चैनल से ध्यान से देखा हो, तो आप लोग ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सा और हा। दूसरा लिखा हुआ है त था द धा। तीसरा लिखा हुआ है टा ठा डा ढा। चौथा लिखा हुआ है चा छा जा झा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन सा हा होते हैं, क्योंकि जो ता था दा धा टा ठा डा ढा चा छा जा झा ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन सा और हा होते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं। यारा लावा कौन से व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? और ये जो प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री जो 2013 में परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था कि जो यारा लावा जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या स्पर्श व्यंजन होते हैं या अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या ऊष्म व्यंजन होते हैं या फिर ये सभी होते हैं। तो अभी अभी पहला प्रश्न सॉल्व किया है कि ऊष्म व्यंजन जो है सा और हा होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन तो नहीं होगा, ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। ऊष्म व्यंजन नहीं होगा तो ये सभी जो ऑप्शन है ये भी गलत होगा। अब ऑप्शन बचे हुए हैं 2, स्पर्श व्यंजन, जैसे कि अभी हमने बताया है कि का से लेकर माँ तक जो ये इतने व्यंजन लिखे हुए हैं, और भी का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह लिखा हुआ है अंतःस्थ व्यंजन। तो यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, ओष्ठ ध्वनि होती है। ये वर्णमाला में अच्छी तरह से पढ़ाया है मैंने कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है। ये बीएड की जो परीक्षा हुई थी 2013 में, 2003 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ला, बी में लिखा है रा, सी में लिखा है सा और डी में लिखा है फा। तो जैसे कि बताया होगा कि ला जो होता है वह रा होता है लुंठित वर्ण, ये पार्श्विक व्यंजन, और इसी प्रकार से सा दंत होता है, सा ये ऊष्म व्यंजन भी होता है, ऊष्म व्यंजन जो होता है सा होता है, और फिर बचा हुआ है फा। तो फा हो गया, वा हो गया, इस प्रकार की जो कि मुख्य आवृत्ति गोल हो जाती है, मुख्य आवृत्ति गोल हो जाती है, यानी उसे हम कहते हैं ऊष्म ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है, यानी प्रत्येक रूप में छोटा आ का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं।
जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें कहते हैं, छोटा आ आता है उन्हें कहते हैं। क्या ये अनुस्वार होता है, या फिर अयोगवा होता है, या फिर अंतःस्थ होता है, या फिर अकारांत होता है? तो आप लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि अनुस्वार, अनुस्वार जो हिंदी में है अंग और आहा होते हैं, ना कि ये शब्द के पीछे यानी प्रत्यय के रूप में लगे होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है अयोगवा, अयोगवा अंग और आहा होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुस्वार जो होते हैं वर्ग के पंचवां अक्षर जो होते हैं वह अनुस्वार होते हैं, और अंतःस्थ व्यंजन अभी बता चुके हैं या रा लावा होते हैं। तो बचा कौन सा? डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ होता है उसे हम अकारांत कहते हैं, और छोटी ई होती है उसे हम इकारांत कहते हैं, छोटा उ होता है उसे हम उकारांत कहते हैं। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, इस प्रकार के हमने शब्द नहीं समझाए हैं। और ये बीएड परीक्षा 2002 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला लिखा हुआ है कौन स्वर नहीं है? इनमें से देखने हैं कौन से स्वर नहीं है। क्या आ स्वर नहीं है, क्या उ स्वर नहीं है, क्या ए स्वर नहीं है, या फिर वा से? वा से जो बकरी होती है, या बकार भी बोल सकते हैं, ककार खकार वकार, तो इस प्रकार के क्या वा स्वर नहीं है। तो स्वर 11 होते हैं, और 11 में कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसी ए, ऐ, ओ और औ। तो इस प्रकार के जो 11 होते हैं वर्ण वो स्वर होते हैं। तो इनमें से ये छोटा आ, छोटा ऊ और ए ये स्वर होते हैं, वा स्वर नहीं होता है, वा व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये बीएड परीक्षा 2004 में ऐसा प्रश्न आ चुका है। अगला लिखा हुआ है निम्न में से कौन वर्ण घोष हैं? ये बहुत कठिन है और ऐसे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन वर्ण घोष हैं? जैसे कि पहले बताया है घोष और अघोष। अघोष वर्ण वह होते हैं जो वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं, और जो घोष या सघोष, घोष या सघोष सेम है, ये वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचवां वर्ण होते हैं। तो इसमें देखेंगे पा, पा फा वा वा। पा तो वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, पा नहीं होगा। टा ठा डा डा, टा भी प्रथम हो गया। ता था दा, ता था दा, तो लिख करके देखेंगे ता था दा। अभी मैंने बताया कि जो अघोष होते हैं वह वर्ग का प्रथम और द्वितीय होते हैं, लेकिन तृतीय कौन सा है? दा। पा फा, पा फा, पा फा, ये भी प्रथम हो गया, ये भी द्वितीय हो गया, तो ये अघोष हो गया और ये भी अघोष हो गया। तो बचा कौन सा? दा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 6। अब देखेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में हर बार देखने को मिलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे? जैसे कि पहले बता रखा है हमने कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लेकिन अगर लिखा आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो होगी वर्ड। अगर ऐसा लिखा आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहेंगे, तब भी आंसर वर्ड होगा, क्योंकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो होती है वाक्य, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ड। अब यहाँ जो ऑप्शन लिखे हुए हैं शब्द, शब्द तो नहीं होगी। व्यंजन, व्यंजन तो ये वर्ड हो गई। स्वर, वैसे स्वर आंसर दिया है तो स्वर से भी वर्ड। व्यंजन और स्वर ये भी तो वर्ड होते हैं, लेकिन व्यंजन में 2 वर्ड छुपे हुए होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं स्वर, लेकिन स्वर से भी बेहतरीन आंसर लिखा हुआ है वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अब यहाँ पर वर्ड और अक्षर दोनों दिए हैं,
तो हमें स्वर से बेहतरीन आंसर मिल गया वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ये बीएड परीक्षा 2008 में प्रश्न आया था। अगला लिखा हुआ वर्ड किसे कहते हैं। अब ये परिभाषा पूछती वर्ड की। वर्ड किसे कहते हैं? क्या ये शब्द समूह है? अगर शब्द होता तो वर्ड शब्द से छोटे होते हैं, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। वर्ड समूह है, वर्ड समूह आंसर हो सकता है, लेकिन इससे भी बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि वर्ड समूह, वर्ड उल्टे सीधे कहीं भी लिख दिए जाएं, टोटल वर्ड लिख दिए जाएं, तब भी समूह होगा। लेकिन इससे बेहतरीन आंसर दिख रहा है व्यवस्थित वर्ड समूह, यानी व्यवस्था से, यानी व्यवस्थित क्रम से लगे हुए हैं, उसे हम कहेंगे वर्ड। वर्ड किसे कहेंगे? व्यवस्थित वर्ड समूह को ही वर्ड कहते हैं। शब्द गणना भी आंसर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये यूपी टीजीटी जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें 2009 में ये प्रश्न आया था। अगला लिखा हुआ है कंठ ध्वनि हैं, इन सब में से कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं? तो पहले बताया है मुख की आकृति के आधार पर कंठ, मूर्धा, इन सब की चर्चा की थी। तो कंठ होते हैं जो आ, छोटा आ, बड़ा आ या ओ औ इस प्रकार के जो होते हैं, आ, छोटा आ, बड़ा आ या फिर का वर्ग, छोटा आ, बड़ा आ या फिर का वर्ग। तो का वर्ग में का खा आते हैं, या रा होंगे नहीं, चा जा होंगे नहीं, टा डा होंगे नहीं, तो का और खा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि का वर्ग होती हैं। और आरआरबी एग्जाम 1997 में जो हुआ था और 2003 में हुआ था, ये 2 बार प्रश्न देखने को मिला है। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से व्यंजन कौन सा नहीं है? ये तो बहुत सरल या सिंपल सवाल है। ये बीएड परीक्षा जो इंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड में प्रवेश लेने के लिए, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला है। ऊ, अभी बताया है कि ऊ जो होता है वह स्वर होता है। स्वर होता है तो व्यंजन नहीं है, आंसर पहला ही सही हो जाएगा। खा व्यंजन होता है, रा व्यंजन होता है और या व्यंजन होता है, तो आंसर पहला ही मिल गया हमें। अगला लिखा हुआ है कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ये भी बीएड इंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं 2007 में ये प्रश्न देखने को मिला है कि ओष्ठ ध्वनि, अभी हमने बताया कि मुख की आकृति गोल होती है। जिन वर्णों को बोलने के लिए मुख की आकृति अगर गोल नजर आएगी तो वह ओष्ठ ध्वनि मानी जाएगी। अब इसमें लिखा है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि ओष्ठ ध्वनि वाले वर्ड होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि ओष्ठ वाला नहीं होगा। तो बोल करके देखेंगे, पा, फा, बा, भा और मा, ये जो वर्ग होता है ये ओष्ठ ध्वनि वाला होता है। तो ये 3 ऑप्शन तो हमें यही मिल गए, ये तो हैं, लेकिन ऑप्शन जो गलत है यानी ता, था, दा, धा, ये दंत वर्ड होते हैं, ओष्ठ नहीं होते हैं। बीएड इंट्रेंस एग्जाम में ये देखने को मिला है। अगला लिखा है नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन कौन से हैं? ये आरआरबी परीक्षा जो 2003 में हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था। तो नासिक जैसे कि अभी बताया था कि वर्ग का पंचमा अक्षर, लास्ट का अक्षर, उसे कहते हैं नासिक व्यंजन। तो एक ही दिख रहा है, नासिक व्यंजन कौन से हैं? ये ऊष्म हो गया, सा, सा, सा और हा। अड़ा दिख रहा है ये, या, गा और जा, ये 3 नहीं है। वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वह यहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखें प्रश्न नंबर 13। चलिए मित्रों, अब देखते हैं अगला सवाल। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें। अगला सवाल प्रश्न देखेंगे, छा जो ध्वनि है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये बैंक एग्जाम 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मूल ध्वनि। मूल ध्वनि किसे कहेंगे? मूल ध्वनि वह ध्वनि होती है या फिर मूल स्वर, मूल स्वर वह स्वर होते हैं जो कि
मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो छा घोष वर्ण जैसे अभी बताया, घोष या सघोष, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचमा वर्ण। अगला है संयुक्त वर्ण और लास्ट है तालव्य। तो ये संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण छा जो ध्वनि होती है वह संयुक्त वर्ण कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छा ध्वनि होती है वह संयुक्त वर्ण होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है? यानी कहने का मतलब ये है छा जो वर्ण है वह किस वर्ण के बाद लिखा जाता है। तो बीएड एंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ था 2012 में ये प्रश्न देखने को मिला था। आप लोग ऑप्शन से बता सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हम लोग जहाँ लिखते हैं, जैसे वर्णमाला लिखते हैं हिंदी की वर्णमाला, तो जो छा होता है वह लास्ट में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो मिश्रित रूप है का प्लस सा होता है, तो ये का वर्ण के बाद ये लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। जो ज्ञा वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऐसे हमने जो वर्णमाला जब चल रही थी तो उसमें ऐसे सवाल भी किए थे और ऐसे पढ़ाए भी थे कि किन वर्णों के योग से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है जा प्लस वा, सेकंड ऑप्शन है जा प्लस या, तीसरा ऑप्शन है जा प्लस दा और चौथा है जा प्लस आधा ना है, ये आधा ना है और या है। तो ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा। ये यूपीएसआई परीक्षा जो 2002 में हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जो घा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ये बैंक एग्जाम 2008 में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो जैसे अभी बताया था जो का वर्ग होता है, का, खा, गा और घा, ये कंठ उच्चारण स्थान होता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्धा, ये गलत हो जाएगा। सी नंबर है तालु और डी नंबर है दंत। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कंठ उच्चारण स्थान रखता है इसका। अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 17 है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये भी बैंक एग्जाम 2002 में हुआ था, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो जैसे कि अभी हमने बताया है संयुक्त जो वर्ण होते हैं वह 4 होते हैं। अब 4 में ये जो ड है या अण है, इस प्रकार की ये अपने आप में ये वर्ण है यानी व्यंजन है। इनका जब योग होगा तो ये जो छोटा आ होता है यानी स्वर होता है उसका योग होता है, लेकिन छोटा आ का योग नहीं पूछा है। ये जो अभी बताया है इस प्रकार का ये जो ज्ञा है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यही प्रश्न यहाँ रखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी जो दंत वर्ण है वो तो 3 लिखे होंगे, इसमें से एक ऐसा वर्ण होगा जो कि दंत नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन ढूंढ के बता सकते हैं। यूपी जो टीजीटी परीक्षा 2003 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। दंत मैंने बताया है जो ता वर्ग होता है, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंत होते हैं। ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, ना, ये 4 तो देख रहे हैं, लेकिन जो टा वर्ण है ये दंत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 19। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19।
लिखा हुआ है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। पहली बात तो ये बताया गया कि दो वर्णों का मेल हो रहा है और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो संधि की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने समझाया भी है कि दो वर्णों का मेल अगर होता है और उसके बाद शब्द में जब परिवर्तन हो जाता है उसे हम संधि कहते हैं। अब वर्ण या तो स्वर या स्वर के साथ हो, व्यंजन या व्यंजन के साथ हो, या फिर विसर्ग के साथ अगर स्वर का होता है, या फिर विसर्ग के साथ व्यंजन का होता है। लेकिन मतलब तो यही निकलेगा कि संधि की ये परिभाषा लिखी हुई है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है समास। समास में वर्णों का मेल नहीं होता है, समास में वर्णों का मेल नहीं होता है, शब्दों का मेल होता है। उसी प्रकार से उपसर्ग लिखा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है पहले यानी शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ दिया जाए या वर्ड जोड़ दिया जाए, उसे कहेंगे हम उपसर्ग। तो इसमें भी जो शब्द होता है उसका मेल हो रहा है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है प्रत्यय। प्रत्यय यानी शब्द के बाद कोई शब्द या वर्ड जोड़ दिया जाए उसे कहेंगे प्रत्यय। तो परिभाषा ये संधि की लिखी हुई है, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है तल्लीन। तल्लीन जो शब्द है उसमें संधि विच्छेद सही क्या हो सकता है? तल्लीन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो फिर कौन सा शुद्ध रूप आएगा? यूपी पीसीएस परीक्षा प्री की जब 2012 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं ऑप्शन लिख के, सवाल नंबर लिख के ऑप्शन बता सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है तव प्लस लीन, इसमें वाह आ रहा है, वाह का योग ला से हो रहा है तो ये रॉन्ग होगा, ये तल्लीन का नहीं होगा। तल प्लस लीन, ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ला में ला का योग होगा तो तल्लीन नहीं होगा। तथा प्लस लीन ये भी गलत होगा क्योंकि विसर्ग के साथ व्यंजन का योग हो रहा है। अब आते हैं तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन ये शब्द शुद्ध होगा और यही संधि विच्छेद होगा, क्योंकि तत् प्लस लीन हमने एक ऐसा नियम बताया था कि ता के बाद इन वर्णों का मेल हो तो जो वर्ड से मेल हो रहा है वही वर्ड आएगा लेकिन वो आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तत् प्लस लीन, और ये हलंत में रहेगा, हलंत में रहेगा। अगला लिखा हुआ है सवाल नंबर 21, सदैव। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? पहली बात तो ये संधि है। अब संधि के जो प्रकार होते हैं उसमें कौन सी संधि है? नंबर 1 लिखा हुआ है यड़ संधि है, नंबर 2 लिखा हुआ है व्यंजन संधि है, नंबर 3 लिखा हुआ है वृद्धि संधि है, और नंबर 4 लिखा हुआ है गुण संधि है। पहली बात तो यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि ये स्वर संधि के प्रकार हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार बताए थे, उसमें से 3 प्रकार लिखे हुए हैं और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है व्यंजन संधि। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये यूपी पीसीएस परीक्षा प्री की 2012 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो हमने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक बताई थी इस प्रकार की मात्रा देखने को मिले या फिर इस प्रकार की मात्रा देखने को मिले। कहने का मतलब ये है ये शब्द देखने को मिले या फिर औ वर्ड देखने को मिले, तो यहीं पर योग होता है। जहां ये मात्रा होती है वहीं पर योग होता है, यानी सदा प्लस एव। सदा प्लस एव इसका संधि विच्छेद होगा। तो ये किस संधि के नियम है? ये संधि होगी वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है सदा प्लस एव, यानी वर्ण में वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 लिखा हुआ है बांग जाल का संधि विच्छेद होगा। ये यूपी पीसीएस प्री की जो परीक्षा हुई थी 2013 में, उसमें ये सवाल देखने को मिला था बांग जाल का संधि विच्छेद होगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बाघ प्लस जाल। अब ये जो 2 ऑप्शन है इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि इधर जो काल लिखा हुआ है वह हलंत में लिखा हुआ है, यानी आधा लिखा हुआ है, और ये जो काल लिखा हुआ है ये अपने आप में पूरा काल लिखा हुआ है। इसमें स्वर का योग हुआ है
तब ये का लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ बाघ प्लस जाल। अब ज़्यादातर स्टूडेंट बाघ प्लस जाल करेंगे, लेकिन ये अशुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, बाघ प्लस जाल। बाघ प्लस जाल ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे सवाल नंबर 23, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। ये यूपी राजस्व निरीक्षण परीक्षा जो 2014 में हुई थी उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं। आप लोग ऑप्शन बता सकते हैं। ये लिखा हुआ है अत्य प्लस दिक। अत्य प्लस दिक ऐसा कोई विच्छेद नहीं होता है, क्योंकि विच्छेद इस प्रकार से करेंगे, दो टुकड़ों में शब्द को बांटेंगे और दोनों टुकड़ों के अर्थ निकल सकें। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अति प्लस दिक। अति प्लस दिक जैसे कि संधि में डिटेल से बताया है। अगर यहाँ पर हम डिटेल से बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी ई अति, आ प्लस ता प्लस छोटी ई की मात्रा लिखी हुई है, ये अति लिखा हुआ है और इसका योग हो रहा है अधिक से। अति प्लस अधिक, तो छोटी ई का योग छोटे आ से हो रहा है, ये बन रहा है या। ये बन रहा है या। और जो ता है, अब ऐसा नहीं है कि ता लिखा हुआ है और ई लिखी हुई है, क्योंकि इसमें भी अगर इसे हलंत रहित कर दिया जाए, इसे स्वर रहित कर दिया जाए तो छोटा आ बाहर निकल के आएगा। अब छोटा आ भी इसमें सम्मिलित होगा और छोटी ई भी सम्मिलित होगी, तो ये अशुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ हलंत रूप में ता लिखा हुआ है। ये जो ता लिखा हुआ है ये हलंत रूप में लिखा हुआ है, तो ता पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी और डी हैं ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। अगला देखेंगे सवाल नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? ऑप्शन नंबर ए है निरंतर, ऑप्शन नंबर बी है दिग्गज, ऑप्शन नंबर सी है जगदीश, ऑप्शन नंबर डी है महिष। यह भी राजस्व निरीक्षण परीक्षा 2014 में हुई थी, वहाँ पर ये सवाल, ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो विसर्ग संधि का मतलब, यानी विसर्ग संधि की जो परिभाषा होती है ये होती है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो, उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो नंबर 1 ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि इसमें नी प्लस अतर होगा। नी प्लस अतर, या हम कह लें निर प्लस अतर होगा। तो ये नी जो आ रहा है यहीं से पता चल रहा है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है दिग्गज। दिक प्लस गज, इसका विच्छेद होगा दिक प्लस गज। जगत प्लस दीस, यानी जगत प्लस दीस, जगदीश का संधि विच्छेद होगा। या फिर महिष का होता है महा प्लस ईश। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। अगला जो वीडियो होगा वह भी इसी तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर आधारित होगा। आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।